नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, आज का जो क्लास है यह केवल और केवल बिहार पुलिस वालों के लिए ही है। अगर चाहते हैं कि इस बार बिहार पुलिस में अपना स्कोर सही कर ले तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। क्यों मत करिएगा ये भी जान लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न है ना सभी NCERT से हैं। रसायन के प्रश्न हैं, यानी केमिस्ट्री के प्रश्न हैं। और आप लोग जब एग्जाम का क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें देख ही रहे होंगे कि रसायन शास्त्र का या केमिस्ट्री का कितना योगदान है ना। तो अगर चाह रहे हैं कि सही रहे इस बार स्कोर तो वीडियो को देखिए, निश्चित ही लाभ होगा, इसकी गारंटी है। ना लाभ हो तो आप आकर के चैनल को रिपोर्ट मारना हो रिपोर्ट मारे, अनसब्सक्राइब करना हो अनसब्सक्राइब करें। वीडियो इससे प्रश्न आने ही आने हैं, क्योंकि इसमें इतने उच्च स्तरीय प्रश्न मैं सेट किया हूं जो NCERT से है। और आपको पता है कि एग्जाम में NCERT से ही प्रश्न आता है। तो यह जो क्लास है वह मैराथन क्लास होने वाला है। लगभग 125 से 150 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और जो भी प्रश्न है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। समय भले लगेगा, घंटों समय लग सकता है इस वीडियो को आपको देखने में, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे में अगर आपका 5 अंक 10 अंक बढ़ रहा है तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है ना। तो इसको 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो निश्चित ही, चाहे आप 18 तारीख का एग्जाम दें या फिर आप उससे आगे का जो एग्जाम है उसमें भाग लें, आपका बेनिफिट होना तय है। तो चलिए, थोड़ा सा चूंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो फटाफट अंदाज में ही हम लोग कवर करेंगे। पहला सवाल से आते हैं। मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसका दहन होता है, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो कैसी ज्वाला निकलती है, ये प्रश्न पूछता है। अभी बहुत सारे जो नए छात्र होंगे तैयारी करने, उनको लगेगा कि ये सब क्या क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम दे के निकलते हैं ना तो उनको समझ में आता है क्या ऐसा ही पूछता है प्रश्न। फिर समझ में आता है कि हम क्या पढ़ रहे थे और पूछता क्या है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है श्वेत लौ यानी श्वेत ज्वाला के साथ। ऑप्शन आपको रहेगा नीली ज्वाला, श्वेत ज्वाला, पीली ज्वाला, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम रिबन है श्वेत ज्वाला। चलिए अगला प्रश्न। मैग्नीशियम रिबन का जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो यह परिवर्तित हो जाता है। किस चीज में परिवर्तित हो जाता है? तो यह मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन में दहन हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम के वायु में जलने का समीकरण जो है वह किसका उदाहरण है? तो यह कंकाली समीकरण। आपसे पूछेगा मैग्नीशियम का वायु में जलने का उदाहरण है, यह कंकाली समीकरण का उदाहरण है। किसका? कंकाली। ध्यान देना है आपको। चलिए चौथा नंबर सवाल, हिट एंड ट्रायल विधि का संबंध है। तो जब रासायनिक समीकरणों को आप संतुलित करेंगे ना तो वहां हिट एंड ट्रायल विधि के बारे में आप जानेंगे। तो हिट एंड जो ट्रायल विधि है वह है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने से। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल संख्या 5, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, इसके उपरांत निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात की जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ करेगा, तो जल के साथ करने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अधिक ऊष्मा का जो है वह रिलीज करता है। कैल्शियम ऑक्साइड को आप देखते हैं जब डालेंगे पानी में तो क्या होता है कि उसमें से बहुत भाप जैसा निकलना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं, है ना। आप घर पे भी ये करके देख सकते हैं तो पता चल जाएगा आपको। चलिए अगला, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। जी हाँ, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ध्यान दीजिएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। चलिए अगला सवाल, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभी आपने देखा कि ऊष्मा निकल रहा था, है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जब हो तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके, ध्यान देना। चलिए आगे, श्वसन एक प्रकार का है
तो श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपसे पूछेगा कि श्वसन उदाहरण है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, तो आप ध्यान दीजिएगा कि श्वसन जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे चलते हैं। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है। साग सब्जी का विघटित होकर के कंपोस्ट में तब्दील होना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। किसे बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, किसे चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको आप पानी में डाल रहे थे तो ये बन रहा था ना, ऊष्मा उत्पन्न कर रहा था, ये भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। इसे चूना या बिना बुझा हुआ चूना, बुझा नहीं बिना बुझा भी कहते हैं। किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। चलें आगे चलते हैं। प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर, प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड जो है यह धूसर रंग का हो जाता है। पूछता है कि अगर चांदी को श्वेत प्रकाश में छोड़ दिया जाए तो वह धूसर रंग का हो जाता है। वह क्यों हो जाता है? प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन, जब प्रकाश इसको उत्पन्न होता है तो सिल्वर जो क्लोराइड है वह सिल्वर और क्लोरीन में बट जाता है, इस वजह से यह धूसर हो जाता है। तो यह ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देने योग्य सवाल है। चलिए 12 नंबर सवाल। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें, अभी ऊष्माक्षेपी हो रहा था, ऊष्मा रिलीज हो रहा था तो ऊष्माक्षेपी कह रहे थे। यह ऊष्मा शोषित होता है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहलाता है अपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी अपचयन कहलाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी तब क्या कहलाएगा? कमेंट कर दीजिए जरा। चलिए आगे चलते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना उदाहरण है। आप देखते हैं कि चांदी के ऊपर काला परत, चांदी का कोई सामान रखिए तो कुछ दिन में काला परत चढ़ जाएगा, या तांबा का कोई चीज रखिए वायु में खुला छोड़ दीजिए तो क्या होता है कि उस पर हरा परत चढ़ जाएगा। तो ऐसा होता है संक्षारण की वजह से। किसकी वजह से? आगे चर्चा करेंगे कि क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है ना। फिलहाल याद रखिए संक्षारण की वजह से। चलिए, चिप्स की थैली में भरा होता है। चिप्स तो आप लोग खाते ही होंगे, 5 रुपए 10 रुपए का लाते हैं मार्केट से, लेज कुरकुरे, है ना। तो आप देखते हैं कि उसका जो थैला रहता है वो फुला फुला रहता है। आप सोचते हैं कि भरा हुआ है, जब उसमें खोलेंगे तो 4 दाना चिप्स निकलेगा और 4 ही दाना कुरकुरे निकलेगा। तो उसमें होता क्या है भाई आखिर? तो उसमें वायु भरा होता है। अब कौन सा वायु है भैया? तो उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। वायु से सीधा सा हमारा मतलब है कि नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन रहता है उसको निकाल दिया जाता है, अब उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है, ठीक ना। तो पूछता है कि चिप्स जैसे जो थैली होती है खाद्य सामग्री वाली, उसमें भरा होता है कौन सा गैस? तो नाइट्रोजन गैस। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? या पूछता है कि नीला लिटमस पत्र लाल हो जा रहा है, अम्ल के कारण या क्षार के कारण? तो अम्ल जो है ना, अम्ल एसिड जो है वह नीला से लाल कर देता है। क्या करता है? नीला से लाल, लाल से नीला नहीं, कंफ्यूजन यहां होता है बच्चों को, नीला से लाल करता है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन एक प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक इंडिकेटर के रूप में लिटमस और हल्दी। जी हां, वैसे तो लिटमस को ही कहते हैं प्राकृतिक सूचक, लेकिन हल्दी को इस वजह से कहते हैं क्योंकि यह अम्ल क्षार सूचक है, न कि प्राकृतिक सूचक। यहां पर टाइपिंग में थोड़ा सा वो है, समझिएगा यहां पर ध्यान से। लिटमस जो है यह किसका प्राकृतिक सूचक है? अम्ल क्षार का, है ना। और अगर केवल पूछे कि आपसे कि प्रदूषण सूचक या प्रदूषण प्राकृतिक सूचक, तब बताएंगे लाइकेन। वहां लिटमस भी नहीं होगा, लाइकेन होगा। फिलहाल यहां आपसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक सूचक, तो इसमें आप लिटमस पत्र का समझ रहे हैं कि प्राकृतिक सूचक में आप अम्ल से क्षार ज्ञात कर सकते हैं, तो लिटमस से भी और हल्दी से भी ज्ञात कर लेंगे। ये दोनों चीजें आपको ध्यान देना है। ओके, फिलहाल कुल मिलाकर के आपसे पूछे कि प्राकृतिक सूचक
लिटमस हल्दी दोनों ऑप्शन में, तो दोनों लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लिटमस पत्र जो मूल होता है जिस पर कोई अम्ल भी ना हो कि क्षार भी ना हो, तो वह उसका कलर होगा बैंगनी। कैसा होगा? बैंगनी होगा। लिटमस किस समूह का पौधा है? तो यह थैलोफाइटा समूह का पौधा है और यह लाइकेन पौधे से बनता है। कहीं कहीं लाइकेन को आपको लीचेन मिल जाएगा लिखा हुआ, है ना, तो ध्यान देना है, लीचेन उसी को कह रहे हैं जिसको लाइचेन आप समझ रहे हैं। चलिए, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, यहां से बहुत बढ़िया घुमा करके पूछता है प्रश्न, और पूछा भी है बिहार दरोगा में, हो सकता है यहां भी पूछ दे। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वह क्षारीय होगा, और अधातु जो ऑक्साइड होगा, अधातु ऑक्साइड, वह अम्लीय होगा। तो धातु का क्षारीय ध्यान देना है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया था कि चांदी पर जो परत चढ़ जाता है, चांदी का जो ऑक्साइड बनता है, वह मतलब किस वजह से? तो कॉपर कार्बोनेट का तो बनता ही है, लेकिन चांदी पर नहीं होता, पूछा था तांबे पर, पूछा था चांदी पर नहीं, पूछा था तांबे पर, कि तांबा के ऊपर जो परत चढ़ जाता है वह किसका बना होता है? तो कॉपर कार्बोनेट का बना होता है ना। तो कॉपर कार्बोनेट तो ऑप्शन में था ही, लेकिन एक ऑप्शन में था क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। अब आपको पता है कि जो धातु है उसका जो ऑक्साइड होगा वह क्षारीय होगा, तो इस वजह से क्षारीय, ये भी ध्यान देना है आपको। तो यहां पर समझिए, फिलहाल धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है, अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होगी। आगे चलते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह होगा, अगर पीएच मान 7 है ना भैया, तो 7 है तो वह उदासीन होगा, क्योंकि 7 से ऊपर क्षारीय और 7 से नीचे अम्लीय होता है, ठीक ना। जठर रस का पीएच मान, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका मान एकदम याद कर लीजिए। जठर रस 1.2, जठर रस 1.2 अम्लीय होता है। नींबू रस का पीएच मान 2.2 अम्लीय होता है। शुद्ध जल जो आप पी रहे हैं उसका पीएच मान 7 होता है। रक्त जो खून पीते हैं, आपको पता ही चल गया वो कौन खून पीता है, उसको पता होगा, खून का पीएच मान, रक्त का पीएच मान जो है वह 7.4 होता है ना। ये सारे प्रश्न यहाँ जो दिख रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो है वह 10 है, ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच मान 10। चलिए आगे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है ना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14। एक बार फिर से पीएच मान ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न जो है ना वो डायरेक्ट बनेगा, आपको नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट भी लेना है तो लीजिए, और छोटा करते हैं इसको, ले लीजिए अब स्क्रीनशॉट, 4 क्वेश्चन का ले लीजिए। देखिए पूछेगा जठर रस का पीएच मान, तो बताएंगे 1.2, नींबू रस का पीएच मान 2.2, शुद्ध जल का पीएच मान 7, रक्त का पीएच मान 7.4। इसमें ये तीनों तो आपको, ये दोनों तो याद होगा, ये और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, आगे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10, और ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14। तो ये सारे प्रश्न जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। चलिए 29 नंबर सवाल जूम करता हूं मैं। हमारे शरीर का परास कार्य करता है, तो हमारे शरीर का जो परास है ना वो कितने पीएच के बीच कार्य करता है, ये पूछ रहा है। तो ध्यान देना है, हमारे शरीर का जो परास है वह 7 से लेकर के 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। कितने के बीच? 7 से लेकर के, यानी कि उदासीन से लेकर के 7.8 कैसा है? क्षारीय है ना, तो क्षारीय के बीच कार्य करता है। 30 नंबर सवाल। अम्लीय वर्षा कहलाती है, कैसे कहलाएगी भैया? जब वर्षा के जल में पीएच मान जो है, वर्षा के जल का जो पीएच मान है वह 5.6 से कम हो जाता है। वर्षा का जल हुआ, उसको आप किसी चीज में रख के उसका पीएच मान निकालिए, तो वह 5.6 से अगर कम हो जा रहा है तो वह समझ लीजिए कि क्या है, वह अम्लीय वर्षा है। और अम्लीय वर्षा से नुकसान आप जान ही रहे हैं। तो चलते हैं आगे। 31, किस किस ग्रह का वायुमंडल, 2 बार नहीं है, एक ही बार है, इसको मैं अलग करता हूं।
किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादल से बना है? किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादल से बना है? तो वह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? वीनस है। इसका जो वायुमंडल है वह सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के मोटे श्वेत पीले बादल से बना है। चलिए आगे चलते हैं 32 नंबर सवाल। इनमें कौन एंटासिड का काम करता है? एंटासिड का काम क्या करता है भैया? जब आप देखते हैं कि कभी कभी कुछ खा लेते हैं तो आपके जो पेट से डकार आता है वह बिल्कुल खट्टा खट्टा डकार आता है। जब आपको एसिडिटी हो जाती है, अम्लीयता जब हो जाएगी ना, तो खट्टा खट्टा डकार आएगा अचानक। जैसे आप किसी दिन ज़्यादा पूरी जलेबी ये सब कुछ खा लीजिए तो आप देखिएगा कि खट्टा डकार आएगा, तो आप कहते हैं कि खट्टा डकार आ रहा है। होता क्या है कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है ना तो आपका खट्टा डकार आता है, तो आप कहते हैं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कहेगा कि एसिडिटी हो गया है आपको। अब आपको दे देगा क्या? एसिडिटी को खत्म करने के लिए, चूंकि ज्यादा अम्ल होने की वजह से एसिडिटी हुआ है, तो ज्यादा अम्ल को क्या काटेगा? ज्यादा क्षार अगर दे देंगे तो अम्ल और क्षार मिला करके और वह लवण और जल बना देगा, यानी पानी और नमक बना देगा, है कि नहीं? तो वही आपको क्षारीय आपको कह देता है कि या तो आप इनो पी लीजिए या कोई वैसा क्षारीय जो मेडिसिन है वो आपको दे देगा। तो वही जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, या मैग्नीशियम ऑक्साइड इसी कहते हैं, यह एंटासिड का काम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप अगर सेवन कर लेंगे, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह से ही करना है, तो आपका एंटासिड जो है वह अम्लीयता समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो ये इसी को एंटासिड कह रहा है, ध्यान देना है, बढ़िया प्रश्न है। चलिए, मुंह का पीएच मान, यहां पर ध्यान दीजिए, मुंह का पीएच मान कितने कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? मुंह का पीएच मान अगर आपका 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत आपका क्षरण होगा, दांत का क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा, है ना? तो कभी कभी अगर दांतों में क्षय होता है तो अपने चेक कराइए जाकर के पीएच मान। अगर 5.5 से कम है, ज्यादा अम्लीय है, तो आपका दंत क्षय होना शुरू हो जाएगा। चलिए आप 34 नंबर से, दांतों का इनेमल बना होता है, तो दांतों का इनेमल जो है वह बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। ध्यान दीजिएगा, दांतों का इनेमल जो सबसे मजबूत है, शरीर का सबसे मजबूत भाग दांतों का इनेमल ही है, यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेटल के डंक के पश्चात कौन सा अम्ल स्राव होता है? नेटल के डंक में जो होता है वो मैथेनाइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मैथेनाइक अम्ल का स्राव होता है, ध्यान देना है। चलिए आगे 36 नंबर सवाल बहुत ही इजी है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में एसिडिक नहीं, एसिटिक, है ना? एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। पूछेगा कि सिरके में पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल। अब अगर पूछ दे कि संतरा में कौन सा अम्ल, या खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे कि संतरा में सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल। जी हाँ, सिरके में एसिटिक अम्ल और संतरा में सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं इमली। इमली का नाम सुनकर के अक्सर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है ना? इमली का नाम सुनकर के अक्सर लोगों को मुंह में पानी आ जाता है। तो पूछता है कि इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली में जो अम्ल है ना वो टार्टरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल है, ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं 39 नंबर सवाल। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? देखिए यहां पर ना नहीं है, ये ना काटिए। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल होता है टमाटर में, तो इसका भी आपको ध्यान देना है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, बढ़िया प्रश्न है। खट्टा दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टा दूध या दही में सिट्रिक अम्ल होता है, और इसमें पता है ना आपको कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जो है वह दही में तब्दील हो जाता है दूध, है ना, या खट्टा हो जाता है। अम्ल पूछे तो बताएंगे सिट्रिक अम्ल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना है आपको। तो ये प्रश्न चले 41 नंबर। अभी हमने चर्चा किया खट्टे फलों में, नींबू की बात की जा रही है तो नींबू में भी साइट्रिक अम्ल ही होगा। जी हाँ, नींबू में कौन सा अम्ल होगा?
साइट्रिक अम्ल ही होगा। 42 नंबर सवाल की ओर आ गए हम लोग। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर उत्पन्न करता है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है भैया? तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 43 नंबर। देखिए दोस्तों, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं वीडियो को रोक करके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तब भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि भले आपको ना अच्छा लग रहा हो लेकिन एग्जाम में प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग अपने लिए न जाने क्यों मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। तो जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक आपको जड़ी बूटी नहीं पिला पाएगा। मेहनत तो आपको खुद से करना पड़ेगा, है ना। जो बताया जाए वो तो पढ़ना ही है, उसके अलावा भी आपको पढ़ना है। तो ये चीज आपको दिमाग में डाल लेना है। कोई भी टीचर आपको तभी सफल करा सकता है जब आप टीचर से दोगुना मेहनत करेंगे, तब। ऐसा नहीं तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए, उसके अलावा भी धुआंधार पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा। चलिए अगला 43 नंबर। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत द्वारा वियोजित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। फिर से समझिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत द्वारा वियोजित होने की प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया पर 2-3 प्रश्न बनता है, वो भी समझ लीजिए। क्लोर क्षार प्रक्रिया जो है, इसमें क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अब आपसे पूछेगा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया हो रही है, ऐसे में क्लोरीन गैस मुक्त होगी तो एनोड पर मुक्त होगी। कहां मुक्त होगी? एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी। और हाइड्रोजन गैस अगर पूछे तब, क्लोर क्षार प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। ये दोनों चीज ध्यान देना है, पूछ देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पूछेगा कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जब क्लोर क्षार प्रक्रिया होता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, बताएगा एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो अब लगेगा कि एनोड था कि कैथोड था। तो आपको कहना है, क्या कहना है? कि हाइड्रोजन। अब कहना से हम कहना क्यों बोले? देखिए, ठीक, कहना है मतलब कह से कैथोड और ह से हाइड्रोजन। तो आप बस याद रखिएगा कि हमें जब पूछे प्रश्न तो कहना है, यानी कैथोड हाइड्रोजन, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो आपका कंफ्यूजन जो है वह एनोड और कैथोड वाला दूर हो जाएगा, है ना। क्लोर क्षार में कैथोड हाइड्रोजन बस इतना याद रखिएगा। चलिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी कैथोड पर ही होगा। अभी आपने हाइड्रोजन पढ़ा ना, तो अब ह से हाइड्रोजन और ह से हाइड्रोक्साइड आप रिलेट कर लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कैथोड पर, जहां हाइड्रोजन का वो हो रहा था वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण हो जाएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं, देखिए। चलिए आगे। विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन गैस का प्रयोग जो है वह किया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल हम लोग चलते हैं 48 नंबर। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का जो निर्माण होता है वह कैसे होता है? बूझा चूना, बूझा हुआ चुनाव नहीं है, बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया से आप विरंजक चूर्ण बना सकते हैं। जी हाँ, बूझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से आप विरंजक चूर्ण बना सकते हैं। विरंजक चूर्ण को दर्शाया जाता है, आपसे इसका पूछता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2। जी हाँ, CaOCl2। ओके, ध्यान देना है। चलिए आगे। विरंजक चूर्ण का उपयोग अब पूछ रहा है कि विरंजक चूर्ण का जो है वह उपयोग होता है, कहाँ होता है? तो देख लेते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग। थोड़ा सा इसका उपयोग से प्रश्न बनता है तो इस पर ध्यान दीजिएगा।
सूती वस्त्र उद्योग एवं लीलन उद्योग में। एक ही नहीं है, फिर से एक बार समझिए। विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है, आपसे पूछेगा कि विरंजक चूर्ण का उपयोग इनमें से कहां नहीं होता है, ऑप्शन देगा आपको, तो आपको ध्यान देना है कहां कहां होता है। यहां पर मैं छोटा करता हूं इसको, है ना, हाँ इतना बस। तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग एवं लीलन उद्योग, लीलन जो कपड़ा होता है आप जानते ही होंगे, सूती वस्त्र उद्योग एवं लीलन उद्योग में, रासायनिक उद्योगों में, उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु इसका जो है विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब, बेकिंग मतलब पकाने वाला सोडा, है ना, तो पकाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो देखिए इसका रासायनिक नाम आज तक आपने क्या पढ़ा है वो भी बताएंगे। आपने अक्सर पढ़ा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एग्जामिनर भी जान गया है कि अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट रट गया है, अब इसका कुछ नाम बदल देते हैं। तो बदला नहीं है, उसी को कहा ही जाता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ज्यादातर लोग सोडियम बाइकार्बोनेट ही पढ़ते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट तो है ही, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के स्थान पर दे दे ऑप्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो गड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र भी NaHCO3 आप पढ़ते ही हैं, तो यह सोडियम और H फॉर हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट अगर न दे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे या NaHCO3 दे, तो आपको ध्यान देना है कि वही चीज है, एग्जामिनर हमसे खेल रहा है ना। देखिए जो क्वेश्चन सेट करता है ना वो आपसे आसानी से खेल सकता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे ना तो आपको आसानी से खेल सकता है और आपको लपेट सकता है, तो ये ध्यान देना है। चलिए 51 नंबर सवाल को हम लोग आगे देख लेते हैं। इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है, किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसका उपयोग, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर देना चाहिए था, इसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है, तो यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है। इस वजह से अभी आपने पढ़ा था कि जो आपको एसिडिटी हो रही थी, तो आप देखे थे ना कि आपको एसिडिटी में ज़्यादा अम्लीय आपका हो गया था, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया गया था आपको, है ना, कि आपका जो एसिडिटी है वह एसिड और क्षार बना करके और आपका सही हो जाए। तो वो क्षारीय था और एसिडिटी अम्लीय था, तो एंटा एसिड हुआ था वो। यहाँ भी यह एंटा एसिड होगा क्योंकि यह भी क्षारीय है, तो एंटा एसिड का ये भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट काम करता है, तो ये भी ध्यान देना है। यह भी एंटा एसिड का कार्य करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में भी किया जाता है, आग बुझाने वालों में भी किया जाता है। चलिए, खाने का सोडा अभी आपने देखा ही कि खाने का सोडा क्या नाम है ना। चलिए, किसे किस नहीं है, किसे है, देखिए हाँ, किसे धोबिया सोडा या धोवन सोडा भी कहा जाता है। धोबिया सोडा या धोवन सोडा के नाम से जानते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, वहां आपको बाइकार्बोनेट मिला था या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला था, यहां आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। इसका रासायनिक सूत्र पूछ दे तो Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए इतना भी याद रखिएगा, Na2CO3 है ना, ये 10H2O, ये तो जल ही है, जल ही है। H2O तो आप जानते ही हैं कि H2O मतलब जल होता है, तो Na2CO3 और प्लस 10H2O इंटू 10H2O, ये ध्यान रखना है। 10H2O नहीं भी याद रखेंगे तब भी, लेकिन अब एग्जाम में ना 10H2O भी ऐड करने लगा है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो यही सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कर देते हैं। जल की स्थायी कठोरता जो है उसको हटाने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट, जी हाँ कॉपर सल्फेट, देखिए ध्यान समझिए, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र तो CuSO4 इंटू 5H2O, जी हाँ CuSO4 इंटू 5H2O, यह कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। अच्छा, ये प्रश्न आया है, ये नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस आया है, लेकिन जिप्सम भी आ जाएगा क्योंकि दोनों का जो है ना वह रासायनिक सूत्र मिलता जुलता है। ठीक, जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम में 2H2O है, मतलब कि अगर हाफ H2O दे दे
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस समझिएगा और 2H2O दे दे, बाकी सब यही रहेगा। CaSO4 अगर 1/2H2O रहे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, और अगर खाली 2H2O है तो जिप्सम हो जाएगा। ये दोनों ध्यान देना है ना। चलिए देखिए, आ ही गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O 1/2H2O, तो ये आपको ध्यान देना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, कैसे बनता है, तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके बनता है। कितना पर, 373 केल्विन पर गर्म करके बनता है। चलिए 61 नंबर, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किस गैस का उत्सर्जन करता है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेगा। कैसे, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेगा। अब देखिए, आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन धातुओं के गुण नहीं है। यहां पर आप जान लीजिए धातुओं के प्रमुख गुण। धातु जो है ना, वह मूल रूप से चमकदार होगा। जैसे आप सोना, चांदी, तांबा देखते हैं चमकते रहता है ना, स्टील, तो ये सारे चमकते हैं, धातु हैं। धातुएं सामान्यतः जो है ना वह कठोर होती है, कुछ को छोड़ करके बाकी सारी कठोर होती है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि लोहे का, सोने का, चांदी का पीट करके आप चादर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये धातुओं के गुण है। यहां पूछता है आपसे कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातु, तो सोना ऐसा धातु है ना कि इसको पीट करके इतना पतला बना दिया जा सकता है, यह आघातवर्ध धातु कहलाता है। सबसे आघातवर्ध क्या है, सोना। सोना को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहा जाता है तो तन्यता। अच्छा, सोना के बारे में जान लीजिए, 1 ग्राम सोना को अगर आप खींचते जाएंगे ना तो 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचिए कितना तन्य होगा ये, है विश्वास करने लायक। 1 ग्राम से मात्र 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतना पतला सोना को आप खींच सकते हैं, तो इस वजह से सबसे तन्य धातु सोना आता है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। सबसे अच्छा चालक सिल्वर, कॉपर। ध्यान, घरों में बिजली वाले तारों पर किसकी परत चढ़ी होती है। आप लोग घर में तो सबके वायर होगा तो देखते हैं ना, उस पर एक परत चढ़ी होती है, वह पीवीसी होती है। जी हाँ, वह क्या होता है, पीवीसी होता है, ध्यान दीजिएगा। एकमात्र अधातु जो द्रव के रूप में पाया जाता है, अधातु की बात की जा रही है, तो ब्रोमीन है। एकमात्र अधातु जो द्रव के रूप में पाई जाती है वह है ब्रोमीन। चलिए आगे, किस धातु को हथेली पर रखने पर पिघलने लगता है। तो हथेली पर अगर गैलियम और सीजियम को रखेंगे, ये दोनों धातु है, इनको अगर हथेली पर रखेंगे तो यह पिघलना शुरू हो जाता है ना। और पारा धातु जो है वह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। अधातु होते हुए भी धात्विक चमक, यह धातु नहीं है। अभी आपने धातु की प्रॉपर्टी देखा तो देखा कि धातु चमकदार होता है, कठोर होता है, तन्य, है ना। तो यहां पर अधातु है, धातु नहीं है, लेकिन इसमें धातुओं जैसा चमक है। तो वह कौन है, वह आयोडीन है। आयोडीन में धातुओं जैसी चमक होती है। चलिए, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कार्बन। जी हाँ, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, कार्बन का ही एक अपरूप है और इसका नाम है हीरा। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट जो है ना वह विद्युत का सुचालक है। देखिए, वैसे तो अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत का कुचालक होती हैं, लेकिन एक अपवाद भी है ना। जब आप ग्रेफाइट को देखेंगे ना तो यह विद्युत का सुचालक है तो ये कार्बन का ही अपरूप, लेकिन विद्युत का सुचालक है। इन्हें चाकू से भी काटा जाया जा सकता है। किन्हें, तो यह इतनी मुलायम धातु है। अभी आपने धातु पढ़ा तो देखा कि धातु कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं इतनी मुलायम है कि उसको चाकू से भी आप काट सकते हैं। वह कौन सी धातु है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जी हाँ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ध्यान देना है। चलिए 74 नंबर सवाल, उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि एल्युमिनियम,
ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देगा ऑप्शन में इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है, तो याद रखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब क्यों उभयधर्मी ऑक्साइड है तो जब हम अलग से पढ़ाएंगे केमिस्ट्री तब बताएंगे, वैसे बता देते हैं कि अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह का ऑक्साइड वो बनाता है, इस वजह से इसको उभयधर्मी कहते हैं। फिलहाल इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 75 नंबर, वह धातु जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करता है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। अभी आपने देखा था कि कुछ धातुएं होती हैं, कुछ धातुएं क्या, अक्सर जो धातुओं के ऑक्साइड होता है वह अम्लीय होता है, लेकिन यहां प्रश्न है कि वह धातु जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करता है तो वह कौन कौन है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो ऐसे प्रश्नों को याद कर लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। वह धातु जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ना तो आग पकड़ लेगा, इतना अभिक्रियाशील है ये, वह है सोडियम और पोटेशियम। तो कहाँ रखेंगे भैया इसको, ऑक्सीजन में जब आग पकड़ लेगा तो इसको पूछ देता है प्रश्न कि सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है, तो कहाँ रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे 78 नंबर सवाल, एल्युमिनियम पर मोटी है, मोती नहीं है, मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया जो है वो एनोडीकरण कहलाती है, ध्यान दीजिए। 79 नंबर, वह धातु जो अपने ही ऑक्साइड में सुरक्षित रहती है, वह धातु जो अपने ही ऑक्साइड में सुरक्षित रहती है वह धातु है एल्युमिनियम। और भी हैं लेकिन फिलहाल एल्युमिनियम को याद रखिएगा। एल्युमिनियम का एनोडीकरण में किस अम्ल के साथ विद्युत अपघटन कराया जाता है, जब एल्युमिनियम का एनोडीकरण कराया जाता है तो उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन कराया जाता है। किस अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन कराया जाता है। चलिए 81 नंबर, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके किस गैस को उत्पन्न करती हैं, तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा। तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली है वो सोडियम है और पोटेशियम है, तो ध्यान देना है। चलिए आगे 83 नंबर सवाल, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, इसका कारण क्या है। कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ थोड़ी धीमी होती है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं ना वो कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देती है, इस वजह से यह थोड़ा सा धीमा प्रोसेस होता है इसमें, है ना। वह धातु जो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, अभी आप शीतल जल के साथ कौन कौन देख रहे थे, पोटेशियम और सोडियम, है ना, लेकिन अभी आप देखेंगे कि शीतल जल के साथ तो नहीं लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा और वह है मैग्नीशियम। तो यह भी ध्यान देना, सारे प्रश्न वीवीआईपी हैं, ये सारे प्रश्न आपको अमूमन मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। हम भी देखते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं लेकिन देखते हैं कि बच्चों को पता नहीं कहां से प्रश्न, इजी प्रश्न, और बच्चे वैसे प्रश्न चाहते भी हैं और वो ऐसे प्रश्न देते रहते हैं, और जब एग्जाम से निकलते हैं बच्चे तो कहते हैं अरे एग्जाम खराब गया, एग्जाम एक को नहीं भिड़ा, ये वो फला ढिमका। तो क्यों, क्योंकि जो देखिए प्रश्न थोड़ा भले जटिल हो, थोड़ा सा लैंग्वेज जटिल हो, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे तो आपको दिखेगा ऐसे ऐसे प्रश्न, 30-40 प्रश्न ऐसे ही दिखेंगे, तो कहां जाएंगे आप, कब तक अपने आप से छिपेंगे, कब तक बचेंगे, है ना। तो इसीलिए झेलिए इसको। आइए, शीतल जल के साथ नहीं लेकिन गर्म जल के साथ, देखिए हाँ ये अगला प्रश्न है, वह धातु ना तो शीतल जल और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन अगर भाप मिल जाए तो भाप के साथ अभिक्रिया कर लेगा। अभी आपने शीतल जल में क्या पढ़ा था, सोडियम और पोटेशियम, गर्म जल में क्या पढ़ा था, मैग्नीशियम। अब न शीतल जल और न गर्म जल, लेकिन अगर उसको भाप मिलेगा तो अभिक्रिया कर लेगा। अब वह कौन सी धातु होगी, वह होगा एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। जी हां, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। यह शीतल जल और गर्म जल के साथ तो नहीं लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया कर लेता है। चलिए 86 नंबर सवाल, वह धातु जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है तो वह है लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आपने देखा है शीशा के गिलास में आप पानी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर,
तांबे के बर्तन में पीते हैं, चांदी के बर्तन में पीते हैं। अब भाई सोना, इतना अमीर तो नहीं है सभी लोग कि सोना के बर्तन में पिएंगे, लेकिन ये सारे जो है अभिक्रिया नहीं करता है जल के साथ, ध्यान दीजिए। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके प्रदान करती है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन जो है वह प्रदान कराएगी, ध्यान देना। चलिए 88 नंबर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन है ना बिल्कुल एग्जाम में भीड़ेगा, टकराएगा, कहिएगा कि सर मजा आ गया, क्या बात सर क्या बात। अच्छा कमेंट करिए यहां तक कोई देख रहा है क्या? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, क्योंकि देखिए जब सही चीज मैं आपको दूंगा ना तो नहीं देखेंगे, क्योंकि सही चीज में आपको तकलीफ होती है पढ़ने में, थोड़ा सा भार पड़ेगा, दिमाग पर लोड पड़ेगा, नए प्रश्नों को पढ़ने में तकलीफ होगी, तो छोड़ के आप चले जाएंगे कि ऐसा थोड़ी पूछता है, इतना भारी पूछता है का। और जब एग्जाम दे के आएंगे तो मांग मांग करेंगे फिर। तो 88 तक जो देखा है प्रश्न को, मैं मानता हूं कि बहुत पेशेंस के साथ आपने देखा होगा। और ये भी मान लीजिए कि जितने 138 प्रश्न हैं इसमें सबको अगर देखें तो वो लोग जो छोड़ के भागे हैं इस प्रश्न को, उनसे आप 5 कदम आगे होंगे। जी हाँ, 5 कदम आगे होंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप एग्जाम में देख लीजिएगा, कल ही के एग्जाम में 18 तारीख के एग्जाम से लेकर के आप 28 तारीख के एग्जाम तक के देख लीजिएगा कितने प्रश्न इससे आएंगे, देख लीजिएगा। चलिए, मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करेगी? तो मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगी। एक्वा रेजिया, देखिए एक्वा रेजिया तो आप लोग जानते ही होंगे। एक्वा रेजिया रॉयल जल का लैटिन शब्द, इसका रॉयल जल का ही नाम है लैटिन शब्द में एक्वा रेजिया, है ना। एक्वा रेजिया इतना पावरफुल है कि यह सोना और प्लेटिनम को भी गलाने का पावर रखता है, उसको भी गलाने का सामर्थ्य रखता है। कौन? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में होता क्या है, 3:1 के अनुपात में मिला होता है, 3:1 में मिला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और 1 भाग जो होता है वह नाइट्रिक अम्ल होता है। अब ध्यान दीजिए, यह 3:1 में मिला देंगे ना दोनों को, तो यह सोना को भी गला देगा, लेकिन अकेले अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले लीजिए और अकेले नाइट्रिक अम्ल को ले लीजिए, तो अकेले इनकी औकात नहीं है कि अकेले अकेले सोना को गला दें। अकेले नाइट्रिक अम्ल में सोना को डालिए नहीं गला पाएगा, अकेले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोना को डालिए नहीं गला पाएगा, लेकिन अगर दोनों मिल जाएंगे ना तो सोना प्लेटिनम सबको गला देंगे, इतनी ताकत है इनमें। इसलिए इन्हें भभकता द्रव्य भी कहते हैं। आपने अक्सर सिनेमा में देखा होगा, भभकता द्रव्य आपको दिखाता होगा, कुछ बर्तन में रखेगा और भभकते रहता है, भभकते रखता है ना। तो वह भभकता द्रव्य एक्वा रेजिया ही है। आज आपको पता चला ना, वह भभकता द्रव्य जो है वह एक्वा रेजिया ही है। एक्वा रेजिया सोना एवं प्लेटिना को गलाने का सामर्थ्य रखता है, इतनी ताकत है इसमें। चलिए 92 नंबर सवाल, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील। अच्छा देखिए यहां जरा समझिएगा, सक्रियता श्रेणी में पूछता है कि इनको सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है। इसको बढ़ते से घटते क्रम या घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, तो जरा सा इस पर फोकस करिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका, है ना। सबसे ऊपर तो पोटेशियम है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, और उसके बाद वाला सीक्वेंस में ही लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम छोटा कर रहे हैं इसको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फट से ले लिए। अब इसको बड़ा करते हैं। पहला आ गया पोटेशियम, पोटेशियम के बाद देखिए सोडियम आएगा, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। अच्छा इसी सीक्वेंस में उलट फेर मत कर लीजिएगा, Na ने तो दिक्कत हो जाएगा, उलट फेर नहीं करना है। लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, मतलब सबसे कम अभिक्रियाशील गोल्ड है ना, सबसे कम गोल्ड और सबसे ज्यादा ऊपर वाला ये वाला पोटेशियम है ना, और सबसे कम गोल्ड। तो ये ध्यान दीजिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, देखिए क्योंकि प्रश्न आता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, है ना। ये सारे जो हैं
यह इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। चलिए 93 नंबर, सोडियम परमाणु के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सोडियम परमाणु के वाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना। चलिए 94 नंबर, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? अब चूंकि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है तो इसका परमाणु संख्या कम से कम तो याद रखना ही होगा, तो यह 8 है। अब अगर पूछ देता है कैल्शियम तो बता देंगे 20 है, कैल्शियम का 20, ऑक्सीजन का 8। यह धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो यह है सोना, चांदी और प्लेटिनम। जी हाँ, सोना, चांदी, प्लेटिनम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सक्रियता श्रेणी, अभी आपने सक्रियता श्रेणी देखा जिसमें आपने पोटेशियम से शुरू किया। सक्रियता श्रेणी में ऊपर की, सबसे ऊपर की धातुएं कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती हैं। क्यों? इतना ज्यादा अभिक्रियाशील है ना कि वो तो वायु के साथ अभिक्रिया कर लेगा। सोडियम और पोटेशियम तो वायु के साथ आग लग जाएगा। तो ऊपर की जो हैं सोडियम और पोटेशियम, ये खास करके स्वतंत्र, तो ऊपर की मतलब दो ही नहीं, उसके अलावा भी एक दो जो है वह भी नहीं पाया जाएगा स्वतंत्र, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, वह स्वतंत्र नहीं पाया जाता है। आपने सोना देखा था, अभी देखा था आपने चांदी, यह अभिक्रिया नहीं कर रहा है, पानी के साथ भी नहीं कर रहा है, वायु के साथ भी नहीं कर रहा था, तो यह स्वतंत्र पाया जाता है। लेकिन यह सब तो स्वतंत्र अगर रहेगा तो आग लगा देगा, है ना। तो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम देखिए कौन कौन है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब जो हैं यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। चलिए, अयस्कों में मिले अशुद्धियों को कहा जाता है, तो अयस्कों में मिले अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। क्या? गैंग कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 99 नंबर, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है, केवल गर्म करेंगे आपको मिल जाएगा। जो नीचे आ रही है ना धातु, उनको उनके ऑक्साइड से केवल गर्म करिए, वह मिल जाएगा। चलिए, ये रेल से आता है प्रश्न। रेल की पटरी को जोड़ने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो रेल की पटरी को थर्मिट प्रक्रिया, थर्मिट पराक्रम, थर्मिट अभिक्रिया से इसको जोड़ा जाता है। कैसे? थर्मिट प्रक्रिया से इसको जोड़ा जाता है। रेल की पटरी को जोड़ने में प्रयोग करते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम के चूर्ण को मिला करके, और रेल की पटरी को जोड़ते हैं। जी हाँ, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम को मिलाया जाता है, थर्मिट प्रक्रिया से इसको जोड़ा जाता है। चलिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु को प्राप्त किया जा सकता है। सबसे ऊपर कौन स्थित है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब है ना। तो इन धातुओं को कैसे प्राप्त करेंगे? विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा, विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? तो इनको जब विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से निकालेंगे तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी। सोडियम मैग्नीशियम में पूछ रहे हैं, एनोड पर क्लोरीन गैस, ध्यान देना है आपको। देखिए, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। सिल्वर को खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की धातुएं काली हो जाती हैं, इसका कारण क्या है? अभी आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया कि सोना चांदी वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अभी आप बता रहे हैं कि सिल्वर को खुली वायु में छोड़ देंगे तो सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, तो यहां तो अभिक्रिया कर रहा है। तो कैसा मास्टर हैं आप? दो तरह का पढ़ाते हैं, बच्चे को उल्लू बनाते हैं? तो जी नहीं, उल्लू नहीं बनाता हूं। आप देखिए, वायु की वजह से नहीं वो काला हो रहा है। आप देखिए इसका आंसर जब पढ़िएगा तो कहिएगा कि सर उल्लू नहीं बना रहे थे। वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, ना कि वायु के साथ, वायु में जो सल्फर है ना, इस सल्फर के साथ सिल्वर सल्फाइड का परत बना लेता है। जैसे लोहा क्या जल के साथ अभिक्रिया करता है? अभी हमने पढ़ाया ना आपको कि लोहा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है। लेकिन आप लोहा को जल में भिगाइए और उसके बाद खुले वायु में रख दीजिए तो देखिए अभिक्रिया कर लेगा, कर लेगा कि नहीं? या वायु, बारिश हो रही है और हवा भी बह रहा है तो लोहा में जंग लग जाएगा, हवा पानी मिल करके। तो जब वायु के साथ कुछ और मिल जाता है ना, तब अभिक्रिया कर लेता है, ये ध्यान देना। तो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ
सल्फर के साथ ये सिल्वर सल्फाइड का परत बना देता है। तो यहां आपसे एक प्रश्न और पूछ देगा, क्या पूछ देगा कि सिल्वर की वस्तुएं वायु में छोड़ने पर किसका परत बनाती है? तो यह सिल्वर सल्फाइड का परत बनाती है। किसका? सिल्वर सल्फाइड का। तो यह ध्यान देना है। चलिए, कॉपर को वायु में उपस्थित रखने पर भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है और इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसका कारण क्या है? इसका भी कारण है। क्या कारण है? और यही प्रश्न पूछा था बिहार दारोगा में। कॉपर कार्बोनेट के कारण तो होता ही है, लेकिन यहां ध्यान देना था कि धातु है और धातु का जो ऑक्साइड होगा वो क्षारीय होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना, वह क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होगा। क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होने के कारण। अब ये क्यों वायु में हो रहा है भैया? तो आर्द्र वायु में, आर्द्र वायु में मतलब वायु में जब नमी होगी तभी ये होगा, सूखे वायु में ये नहीं होगा। आर्द्र वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे अभिक्रिया करके यह कॉपर कार्बोनेट बना लेगा। कॉपर तो यह है ही, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके और यह कॉपर कार्बोनेट बना लेगा। लेकिन कब? जब वायु आर्द्र हो, वायु में नमी की मात्रा हो, यह नहीं कि सूखा वायु में। तो यह ध्यान देना है आपको। चलिए, यसद लेपन है। लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। चलिए, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है भैया लोहा को जंग लगने से? तो एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका है, और ऑप्शन देगा आपको कि इनमें से लोहे को जंग लगने से किसके द्वारा नहीं बचाया जा सकता। तो ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा अक्सर अपने पिताजी को, या खुद भी आप करते होंगे, कि जो लोहे का गेट होता है आपके घर में, उसको पेंट कर देते हैं। तो आप पूछते हैं कि पापा पेंट क्यों कर रहे हैं? तो पापा बताते हैं कि जंग नहीं लगेगा इसमें। यानी पापा आपके साइंस पढ़े हैं और आप आज पढ़ रहे हैं। यानी पापा अगर पढ़े लिखे ना भी हों तब भी उनको इस बात का पता है कि अगर पेंट कर देंगे तो जंग नहीं लगेगा। वही चीज आपको आज मैं बता रहा हूं। लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है तो पेंट करके आप थोड़े समय तक, जब तक पेंट रहेगा तब तक बचा सकते हैं। तेल लगा करके, लेकिन तेल जब तक उस पर लगा रहेगा तभी तक, तेल का जब पावर खत्म होगा, प्रभाव खत्म होगा, फिर जंग लगना शुरू हो जाएगा। ग्रीस लगा करके, ग्रीस लगा लेंगे आप तब भी वह जंग नहीं लगेगा। यसद लेपन, जस्ते का लेप लगा करके। क्रोमियम लेपन, क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण या मिश्र धातु बना दीजिए, जैसे लोहा से बना दीजिए, स्टेनलेस स्टील बना दीजिए, है ना, तो जंग इसमें नहीं लगेगा। तो ये ध्यान देना है आपको। चलिए, लोहा को कठोर बनाने के लिए इसमें मिलाते हैं। तो लोहा को कठोर बनाना है आपको तो उसमें मिलाइए कार्बन। क्या मिलाइएगा? कार्बन मिलाइए। अब कार्बन में हीरा भी आता है, हीरा है ये है कठोर, आप जान ही रहे हैं। तो कार्बन में, लोहा में कार्बन मिलाइए, कठोर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील कैसे प्राप्त होगा? अभी बता रहे थे ना कि स्टेनलेस मतलब जंग रहित स्टील अगर आपको बनाना है तो कैसे? तो लोहा के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाइए और स्टेनलेस स्टील पाइए। जी हाँ, लोहा के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाइए और स्टेनलेस स्टील पाइए। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अच्छा, दुकानदार आपको देखिए कितना बुद्धू बनाता है, भोला बनाता है। जब आप दुकान में जाएंगे, सोना के दुकान में कुछ खरीदने, अक्सर महिलाएं जो माता जी होती हैं, जो दादी वगैरह होती हैं, जो जब जाती हैं दुकान में सोना लेने, तो उनसे कहेगा, अरे चाची एकदम 24 कैरेट के है। अब चाची तो सोचती हैं, अरे लगता है कि बढ़िया है तभी तो ऐसा बोल रहा है। लेकिन अब से आप अपनी माता जी को या फिर जो भी जाती हैं उनको बता दीजिएगा कि देखो मम्मी, ये 24 कैरेट का कोई आभूषण बन ही नहीं सकता है। इतना मुलायम होगा ना कि वह टूट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक, बन ही नहीं पाएगा, आकार ही नहीं ले पाएगा। सोना 24 कैरेट का अगर होगा तो वह आकार ले ही नहीं पाएगा। इसलिए उसमें या तो फिर 22 कैरेट या फिर 20, 18 ऐसे करके बनाते हैं। तो चांदी या तांबा उसमें मिला देता है और आपसे कह देता है कि भैया 24 कैरेट। तो ध्यान दीजिएगा, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण जो बनता है वह 22 कैरेट से या 22 कैरेट का बनता है या 22 कैरेट से कम का। आभूषण बनाने के लिए सोना मिलाया जाता है, तांबा और चांदी। अमलगम बनता है तो पारा और कोई अन्य धातु रहेगा तो अमलगम बनेगा। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो सीसा एवं टीन का मिश्र धातु है। सोल्डर किसका है?
शीशा एवं टीन का। चलिए, विद्युत तारों में वेल्डिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत तारों में वेल्डिंग करने का प्रयोग किया जाता है सोल्डर का। जी हाँ, किसका? सोल्डर का। कार्बन का परमाणु संख्या जो है वह 6 है। कितना है? 6 है। आगे चलते हैं। अमोनिया के अणुसूत्र हैं, तो अमोनिया का अणुसूत्र जो है NH3 है, ध्यान दीजिएगा। बायोगैस का प्रमुख घटक, पूछता है प्रश्न कि बायोगैस का प्रमुख घटक जो है वह है मीथेन। और अगर पूछ दे कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रमुख घटक, तब भी मीथेन बताएंगे। बायोगैस भी मीथेन, CNG भी मीथेन। और LPG का बता दीजिए जरा। LPG जो आपके घरों में खाना बनाने में होता है, मैं कितनी बार बताया हूं। हीरा कार्बन का क्या है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है। चलिए आगे। ग्रेफाइट की संरचना आपसे पूछता है, तो बताएंगे षटकोणीय इसकी संरचना होती है। अब आइए, बंकमिस्टर फ्लोरीन। बंकमिस्टर फ्लोरीन की जो संरचना होती है, यह फुटबॉल जैसा होता है और C16 होता है। जी हाँ, फुटबॉल जैसा इसका C16 संकेत है ना। बंकमिस्टर फ्लोरीन कार्बन का ही ये भी है, ध्यान दीजिएगा। अमोनिया सल्फेट से किसने यूरिया बनाया? यूरिया बनाने का वो किया गया था, प्रयोगशाला में बनाने वाला पहला उर्वरक है यूरिया, और ये बोहलर के द्वारा, फ्रेडरिक बोहलर के द्वारा यह बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। एथेन का सूत्र, एथेन का सूत्र आपसे पूछे तो C2H6 है ना। एथेन का सूत्र C2H4। दहन वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, दहन वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का। जी हाँ, दहन वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का। चलिए, इसे अल्कोहल भी कहा जाता है। किसे भैया? तो एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। एथेनॉल को अल्कोहल भी कहा जाता है। किसको? एथेनॉल को। चलिए, प्रश्न संख्या 127। हाँ, आइए आगे 127 की ओर। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके उत्पन्न करते हैं। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस। इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। किसे भैया? तो एथेनाइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। किसे? एसिटिक अम्ल को सामान्यतः एथेनाइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। चलिए आगे। साबुन बनाने की क्रिया को कहा जाता है, बहुत ही जी है, साबुन बनाने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। चलिए, 30 नंबर सवाल। त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो त्रिक सिद्धांत डोबे राइनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डोबे राइनर। और जो भी लोग अभी यहां तक वीडियो में बने हैं, वो समझिए कि सीरियस बच्चे हैं, अपने करियर के प्रति वो सजग हैं, एक्टिव हैं, क्योंकि जो प्रश्नों का लेवल है ना, एग्जाम देने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चीज आपको मिला है। जो छोड़ के गए उनको जाने दीजिए, जो बने हैं एग्जाम के बाद उनको इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। चलिए, त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो डोबे राइनर ने। अष्टक सिद्धांत पूछे कि किसने दिया था? तो बताएंगे न्यूलैंड्स ने। जी हाँ, अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड, त्रिक सिद्धांत डोबे राइनर। चलिए, एक और प्रश्न है। किसने प्लेटिनम को सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में पहचाना? किसने प्लेटिनम को सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में पहचाना? तो डोबे राइनर ने प्लेटिनम को सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। अष्टक सिद्धांत लागू होता था, अष्टक सिद्धांत जो लागू होता था ना, वह कैल्शियम तक ही लागू होता था, उसके बाद यह लागू नहीं हो रहा था। तो ये पूछेगा कि जब अष्टक सिद्धांत जो आया था, तो वह किसके कहां तक लागू हो रहा था? तो बताएंगे कैल्शियम तक। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो तत्वों का जो वर्गीकरण है, इसका मुख्य श्रेय जो है वह जाता है मेंडलीफ को। जी हाँ, मेंडलीफ को जाता है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर, यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है यह घटेगी। यह तत्वों का परमाणु त्रिज्या अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो घटते हुए मिलेगा। वहीं अगर आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, तो ये जो है इसकी त्रिज्या, परमाणु का साइज जो है वह बढ़ते नजर आएगा। अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। चलिए आगे। आवर्त सारणी में
टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है आवर्त सारणी में, यह धातु को अधातु से अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातु से अलग करती है। अब पूछता है कि आवर्त सारणी में इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर कौन कौन से तत्व आते हैं, तो जरा सा नाम इनका याद कर लीजिए एक बार। ये आखिरी सवाल है, इसका नाम याद कर लीजिए। इसको अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर जो है, इसको अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। इसके उदाहरण है कौन कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम या और टेल्यूरियम। जी हाँ, फिर से इसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर अर्ध धातु या उपधातु, इसके उदाहरण कौन कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, टेल्यूरियम, है ना। ये सारे जो हैं यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर हैं। अब वीडियो समाप्ति करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को, पाठशाला विद के जो चैनल है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तब तो आप जुड़े हैं ही, है ना। और एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। क्योंकि देखिए, दिमाग में ये चीज़ मत बैठाइएगा कि हम उसको भेजेंगे तो वो पढ़ लेगा, वो आगे निकलेगा। अच्छा ये बताइए, आपको ये वीडियो कैसे मिला? अगर आपके पास हमारा वीडियो कोई शेयर नहीं करता तो आपके पास भी ये वीडियो नहीं मिलता। तो अगर सबको यही सोचेगा कि शेयर करेंगे तो वो पढ़ लेगा, तो ऐसे नहीं होगा ना। किताब तो मार्केट में बहुत है, तो सभी लोग थोड़ी पढ़ ले रहे हैं। इसके लिए इच्छा होनी चाहिए, तब होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं अगर शेयर कर पाए तो कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद।